नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। सुपर साइक्लोन में तब्दील हुआ चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मचा सकता है भारी तबाही। जानमाल की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की 30 टीमें तैनात। राजस्थान में 1 जून से लागू होगी फसल रेहन रखकर कर्ज लेने की योजना। 3% ब्याज पर कृषि उपज के 70% कीमत के बराबर मिलेगा कर्ज। 7% ब्याज भरेगी राज्य सरकार। हरियाणा में भाव और भावांतर के भुगतान के लिए किसानों का धरना जारी। सब्जी की खेती में किसानों को उठाना पड़ा नुकसान। सही दाम न मिलने पर टमाटर फेंकने को मजबूर किसान। किसानों को मदद और मनरेगा में काम के दिन बढ़ाने जैसी मांगों के साथ सीपीआई का प्रदर्शन। केंद्र के राहत पैकेज को बताया गरीबों के साथ मजाक। प्रवासी मजदूरों को 10,000 रुपए देने की रखी मांग। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के बीच अम्फान सुपर साइक्लोन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक एम महापात्र ने बताया कि यह चक्रवाती तूफान बहुत ताकतवर है और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने बताया कि अम्फान चक्रवाती तूफान 20 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच धरती से टकराएगा। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, जो बढ़कर 195 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। इस दौरान भुवनेश्वर तट पर सागर में ऊंची ऊंची लहरें देखी जा रही हैं। इस प्रचंड तूफान से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का अनुमान है। इससे जान माल की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सभी जरूरी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं। एनडीआरएफ ने दोनों राज्यों में 30 टीमों को तैनात किया है। लैंडफॉल ज़्यादा उम्मीद की जा रही है और जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है और जो ट्रैजेक्टरी दी गई है वो लैंडफॉल सागर द्वीप और दीघा और हटिया जो आइलैंड है बांग्लादेश में, इसी के इलाके में लैंडफॉल होने की बात बताई गई है, जो कि एक घनी आबादी का इलाका है। इसलिए तैयारी मुकम्मल करने की ज़रूरत है। 17 टीमें बंगाल में तैनात हो जाएंगी, डिप्लॉय हो जाएंगी एक्चुअल ग्राउंड पर, और 13 टीमें उड़ीसा में, 30 टीमें टोटल डिप्लॉय हो जाएंगी और 7 टीम स्टैंड बाय में उड़ीसा में और 4 टीम स्टैंड बाय बंगाल में, 11 टीमें स्टैंड बाय में रहेंगी। अम्फान तूफान ने लॉकडाउन से बेहाल किसानों और आदिवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासतौर पर वन उपज पर निर्भर आदिवासियों के सामने आर्थिक तंगी में फंसने का खतरा बढ़ गया है। वो अभी तक अपना महुआ नहीं बेच पाए हैं। इसके अलावा साल के बीज भी अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। इन्हें रखने की भी जगह नहीं है। ऐसे में तूफान आने पर इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा तूफान आने के बाद धान की खेती करने में भी देरी होगी। महाबात्या होची हम पाइन बहुत दुखजनक दुखर विषय, कारण जेहेतु वर्तमान विगत वर्ष आसला फनी तापरू तितली, किंतु वर्तमान लगातार आसी, वर्तमान करोना आसी, करोना आसला पर अम्फान आउची, सेति आम बहुत भयभीत होचु और टमाटो चाष भी करूँ। ए टमाटो चाष बर्तमान आम ए 2 पैसा रोजगार करूँ। आउ कदली बाढ़ अच्छी, कदली भी नष्ट हो, बर्तमान धान भी रोईचु, धान भी नष्ट हो। आउ जो सरकार देइछंती जनक पिछा 5 किलो से हिसाब से 3 मास देइछंती, से हिसाब से आम के दिन चलू से आमर सरकार ए प्रति आम चाष भाई प्रति बर्तमान दृष्टि गोचर कले। बर्तमान आम कोरोना भाइरस हवा जो लॉकडाउन सकाशे आम फसल बिक्री आमर असुविधा है। आम 10-15 किलोमीटर बाट नहीं जाऊ, आम टाइम चेंज कला बेलू पुलिस माड़ भी खाइलु। से चाषी किसी कोहल करने सकाशे आम भी खुशी होइथिलु। खुशी होगा फसल आहरी आगामी फसल प्रस्तुत होइथिलु। तेणु ए महाबात्या आसा जगे आम भी भयभीत हो जाइछु। चाष कि एथिरे ही बहुत पैसा भी बाहर करती, जोटा कि सार विहन सब किणती। तो आमर जोटा कि एनटीएफ के नहीं कि गवर्नमेंट जोटा एमएसपी रेट अच्छी शाड़ मंजीर 20 टंका, अन्य जिनसर भी रेटा बढ़ी। तो मुख्य जिनस होची माने टीडीसीसी एमएसपी रेट रे गाँ को आसिकी टाइम रे किनिबा कथा, कहीं से माने अधिक दिन भी रखी पारती ना क्वांटिटी तार, कहीं तांकर रखिया पई एतिकी जगह भी न थाए।
और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चित्तरंजन पानी हैं, जो कि आदिवासी भाइयों के हक और आजीविका के मुद्दे पर काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चिट्टा जी, ये बताएं कि किस तरह की दिक्कत पेश आ रही है अब अम्फान साइक्लोन की वजह से, पहले ही कोविड की वजह से जो ये लोग हैं, आदिवासी भाई बहन, सबकी आजीविका पर एक बड़ा प्रश्न। अब किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पहले तो कोरोना के वजह से जो भी दिक्कतें लोगों को उठाना पड़ रहा है, खास करके अगर हम बात करें आदिवासी और जो वन उपज के ऊपर जो निर्भर करते हैं, पहले तो लॉकडाउन के वजह से जो मोबिलिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, कलेक्शन और सेलिंग जो वन उपज का था वो तो बहुत मात्रा से प्रभावित हुआ था। उसके बाद अभी जो अम्फन जो साइक्लोन आया है, ये उसका जो ग्रेविटी है वो 99, आपको पता होगा जो उड़ीसा में 99 में साइक्लोन हुआ था, और उससे भी ज्यादा भयानक है। तो इसका भी ज्यादा गहरी इम्पैक्ट रहेगा जो भी वन जीवी के ऊपर, जो वन उपज को कलेक्ट करते हैं और सेल करते हैं, और वन जीवी के ऊपर ही नहीं, जो भी खेती करते हैं, क्योंकि ये खरीफ का ऋतु अभी आ रहा है और ये दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी टू स्टार्ट ऑन। So at the same time, lockdown, because of lockdown, they have suffered like anything, and again this natural disaster in the name of this Amphan cyclone. So it has a lot of impact in the life and livelihood of forest dwelling communities, the marginalized section, particularly जिस तरह tribal से people. हम सब देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है, तो खेती में खास तौर से, क्योंकि अब कोविड के जो झटका है उससे किसी तरह संभल कर किसान अब खरीफ की बुवाई की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में ये जो दूसरा झटका है, इसको इससे किस तरह से संभलेंगे? क्या दिक्कतें हैं जमीन पर खेती को लेकर? जैसे कि आपने बताया, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ये एक एग्रारियन कंट्री है जहाँ पे मोर देन 80% जो भी है वो खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी ये पीक टाइम है खरीफ सीजन को शुरू करने के लिए, और जो भी इनपुट चाहिए लोगों को खेती करने के लिए, बीज का चाहिए, खाद का चाहिए, लेकिन ये जो अभी साइक्लोन आ रहा है और जो बारिश होगा और जो हवाएं तेज बहने लगेगी, तो उसमें तो बहुत सारे उन लोगों का मूवमेंट में ही असर होगा। मूवमेंट तो छोड़िए, वो तो दूर की बात है, लेकिन उनका जो सर्वाइवल है तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी कि वो कैसे उसको निपटे, कैसे उसको संभाले, उसका फेस कैसे करेंगे, क्योंकि अभी से हवाएं तेज होना शुरू हो गया है। आप देख, जी बोलिए। अभी हवाएं माइनर शुरू फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर भी, जी आप एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के भी कोऑर्डिनेटर हैं, किस तरह की दिक्कतें देख रहे हैं आप आदिवासी बहनों भाइयों के लिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर जिनकी आजीविका निर्भर है? किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? बिल्कुल खेती के ऊपर भी पड़ेगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करते थे और सेल करते थे उनके ऊपर तो उनका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन फेज शुरू हुआ है वो ये हार्वेस्टिंग सीजन से ही कोइंसाइड करता है। तो मान लीजिए कि मार्च से जून जो ये 3-4 महीना है, ये 3-4 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आदिवासी और जो भी पारंपरिक वनवासी हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं और जो भी नजदीक बाजार है वहां पे जाके बेचते हैं। लेकिन जो अभी तो हम फोर्थ फेज के लॉकडाउन में चल रहे हैं, लेकिन जो मोबिलिटी में जो रेस्ट्रिक्शन था, लोगों ने कलेक्ट किया लेकिन उसको बेच नहीं पाया। अभी 2 इंपोर्टेंट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, आपका चार सीड है और साल सीड है। चार सीड और साल सीड दोनों बहुत ही हाई प्राइस्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिसके ऊपर पूरे की पूरे उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। अगर हम लास्ट 2 महीने की ये देखेंगे, एक्सपीरियंस दिखेंगे, तो बहुत ही मतलब उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। और आशा करते हैं कि ये जो इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट लास्ट 2 महीने में हुआ था, वो आगे ना हो। और जो सरकार है, जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, ये मैं उड़ीसा की बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि साल सीड सेंट्रल इंडियन स्टेट में ही मिलता है, आपके नॉर्थ ईस्ट या वेस्टर्न साउथर्न पार्ट में नहीं होता है।
और इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 20 रुपया है। तो आप मान लीजिए अगर कोई 1 क्विंटल भी कलेक्ट करता है तो उसको 2000 रुपया मिलेगा, और वो 2000 रुपया इस लॉकडाउन में उसके लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो साइक्लोन है, फिर ये लॉकडाउन हो गया, अभी 4th फेज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लेकिन मार्केट उतना खुला नहीं है कि वो कलेक्ट करेंगे और उसका जो एमएसपी होगा उसको उन लोगों को मिलेगा जी। एमएसपी को लेकर सरकार भी जागरूकता अभियान चला रही है, और अब एक बार जो अम्फान तूफान की वजह से जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं चरमराएंगी, आप आगे किस तरह की आशंका देख रहे हैं, किस तरह की परेशानियां देख रहे हैं? देखिए, जब ये साइक्लोन जब लैंडफॉल होगा तभी तो उसका जो स्थिति होगा वो थोड़ा बहुत ही भयानक होगा, और जो तेज हवाएं चलेंगी, जो मैच्योर साल का बीज है वो पेड़ से गिर जाएगा। अगर वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सोमाओ वो अफेक्टेड होगा। तो ये बात है कि अभी जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है और एमएसपी में जो डिक्लेयर हुआ है, तो हम ये गुजारिश करेंगे सरकार से कि उनका जो फेयर एवरेज क्वालिटी है, एफएक्यू हम जिसको बोलते हैं, कि उसका उत्तम गुणमान होना चाहिए, ताकि वो जो भी सरकार का प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो उसी एमएसपी में उसको खरीदारी कर सकते हैं। तो फेयर एवरेज क्वालिटी को थोड़ा रिलैक्सेशन देते हुए इमीडिएटली दे शुड स्टार्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ साल सीड, बिकॉज ये अराउंड 2 हफ्ते की बात है, क्योंकि उसके बाद और पेड़ में कोई बीज नहीं रहेगा तो वो कलेक्शन का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो अभी ये जो साइक्लोन का एक थ्रेट है, फिर साइक्लोन की वजह से युद्ध जो स्तर पर इस पर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये बताते हुए कि किस तरह से जो प्रोक्योरमेंट है उसको बहुत ही मुस्तैदी से उस पर काम करना पड़ेगा। साइक्लोन एम्फान और कोविड के संकट के बीच मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। राजस्थान में किसानों को फसल के बदले कर्ज देने की योजना 1 जून से शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल ना बेचनी पड़े, इसके लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत किसान सहकारी समितियों या वेयर हाउस में अपनी उपज रखकर उसके 70% मूल्य के बराबर कर्ज ले सकेंगे। इस पर किसानों को सिर्फ 3% ब्याज देना होगा, जबकि बाकी का 7% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार देगी। इस योजना के लिए कृषक कल्याण कोष से सालाना 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ये देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इस योजना के आने के बाद किसानों को खेती की जरूरतें पूरी करने के लिए तत्काल अपनी फसलें बेचने की मजबूरी से निजात मिलने की उम्मीद है, यानी वो अपनी फसलों को सही भाव मिलने तक रोक पाएंगे। निसंदेह मंडियों में बहुत ज्यादा शोषण होता है, भाव सीजन पे बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, लेकिन किसान को पैसे की आवश्यकता होती है, इस कारण से मजबूरी में उसको बेचना पड़ता है। इस योजना से किसान अच्छे भाव आएगा जब अपनी फसल बेच पाएगा, और ब्याज मात्र 3% बहुत ही सूक्ष्म है। निसंदेह ये मील का पत्थर किसानों के हित में शामिल होगा। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार। यूपी में इस बार ऑनलाइन टोकन के आधार पर गेहूं की खरीद की जा रही है, लेकिन इससे किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों की माने तो इससे समर्थन मूल्य पर उनके गेहूं की खरीद ही नहीं हो पा रही है। ये मामला है सिद्धार्थनगर जिले का। यहां 15 अप्रैल से अब तक खरीद लक्ष्य का केवल 26% गेहूं ही खरीदा जा सका है। वहीं सरकारी खरीद में देरी के चलते किसानों को अपना गेहूं 1700 से 1750 रुपए प्रति क्विंटल में बेचना पड़ रहा है, जबकि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए है। बिक ही नहीं पा रहा है। नंबर लगा दिए हम लोग, कहे थे मैसेज आएगा, कोई ना मैसेज आया ना आज तक। फ़ोन पे फ़ोन करने के बाद अभी वहाँ से लखनऊ से नहीं मैसेज आया, हम लोग नहीं लगा रहे हैं, यही कहा के पल्ला झाड़ ले रहे हैं अधिकारी। अब सरकार की व्यवस्था ठीक होती तो हमको दौड़ भाग कर, इतने धूप है, एक तो ऊपर से लॉकडाउन है, पुलिस वाले कहीं आने जाने नहीं दे रहे हैं, उसमें 4-5 बार दौड़ के गए, और भी किसान इसी तरह जा रहे हैं। जब काम नहीं हो पा रहा है, सरकारी तौल नहीं हो रहा है, तो परेशान होके जो है लोकल व्यापारियों को बेच दे रहे हैं।
कितना? 1725, 1740 ऐसे ही रेट मिल रहा है। तो एक तरफ किसान परेशान हैं, लेकिन जिले के अधिकारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि इस बार खुले बाजार में गेहूं का भाव अच्छा होने से किसान उसे बेचने के लिए सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं ला रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद अधिकारी 88,500 टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं। इस बार चूंकि बाजार मूल्य जो है अच्छा है, किसानों को घर पर ही जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर लगभग जो है वह दाम मिल जा रहा है। इस नाते किसान जो है बहुत से क्रय केंद्रों पर लाने के लिए भी इच्छुक नहीं है। छोटे मोटे किसान जो 10-20 कुंटल वाले हैं वो भी जो है केंद्रों पर लाने से कतरा रहे हैं। उनको यह लगता है कि अभी रेट लगभग मार्केट में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर है, बाद में हमारा रेट और ज़्यादा होगा, इसलिए भी वह केंद्र पर जो है लाने के लिए कतरा रहे हैं। अब बाकी सारे किसानों से प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है केंद्र पर लाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त। हरियाणा में भिवानी जिले के तोशाम इलाके में टमाटर और दूसरी सब्जियों की खेती करने वाले किसानों की हालत बेहद खराब है। पूरी मेहनत और लागत लगाने के बाद बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन किसानों को भाव और भावांतर के लिए धरना देना पड़ रहा है। आलम यह है कि किसान टमाटर को मंडी नहीं ले जा पा रहे हैं और जो लेकर जा पा रहे हैं उन्हें भाव नहीं मिल रहे। 1-2 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है। यही हाल शिमला मिर्च का है। कई किसानों ने तो अपनी फसल को ट्रैक्टर से खेत में ही रौंद कर बर्बाद कर दिया है। इसके बावजूद इन किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए ये किसान 15 मई से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार या उसके किसी भी अधिकारी ने इनकी सुध लेने की जहमत नहीं उठाई है। कोई नहीं हमारी बात उठा रहे। 90 विधानसभा में कितने प्रतिनिधि थे हमारे जिन्होंने चुनाव लड़ा, कहाँ खड़े हैं वो? हरियाणा में कितने लोगों ने चुनाव लड़ा? चुनाव के वक्त एक किसान कौम इतनी भोली है जो पिछलग्गू है, बाकी सब मौका परस्त होते हैं, अपना काम निकलवाएंगे। और एक किसान उस दौर में, चुनाव के दौर में, इनके आगे फलाना जिंदाबाद, ढेकड़ा जिंदाबाद, मुकड़ा जिंदाबाद। और आज कहाँ है वो? क्यों नहीं आ रहे किसान के लिए आगे? कोई नहीं आ रहा भाई, चाहे सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का। देखिए बेहद ये कह सकता हूँ कि मैं सरकार के लेवल पे ये एक किसान की ये हालत है, ये शर्मनाक हालत है कि आज किसान को अपने इसी ट्रैक्टर से ये देखिए अपनी ही फसल को रौंदना पड़ रहा है। कारण ये क्योंकि किसान को यहाँ से इस टमाटर को इकट्ठा करवा के मंडी ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसको वापस नहीं मिलेगा अगर वो इस अपनी तैयार की हुई फसल को मंडी में लेके जाता है। तो ये बेबसी है किसान की, इस देश के किसान की। ये पकी हुई फसल मंडी में ले जाने की बजाय उसे ये आसान लग रहा है कि वो अपनी इस फसल को रौंद डाले। और आज अगर हमें मजबूर होके अपनी फसल को रौंदना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास भाव नहीं है हमारी पकी हुई फसल का, हमें आसान ये लगा कि हम इसे रौंद डालें अपने ट्रैक्टर से, जिस फसल को हमने पाल पोस के बच्चे की तरह यहाँ इतना बड़ा किया था इस उम्मीद में कि ये फसल हमारे परिवार का गुजारा करेगी, ये पकी हुई फसल लोगों के घरों तक पहुंचेगी, लोगों की रसोई तक पहुंचेगी। लेकिन आज जो फसल का भाव है, टमाटर का जो भाव है, जो सरकार ने 4 रुपये 5 रुपये फिक्स कर दिया और इसको मंडी तक पहुंचाने में 6 रुपये का खर्चा आ जाता है, मंडी के चार्जेस लग जाते हैं। तो जब उसको यहाँ से वहाँ तक ले जाने का खर्चा भी वापस नहीं मिलेगा तो वो किसान और ज़्यादा कर्जवान कैसा होना चाहेगा? उसको तो यही आसान लग रहा है कि ठीक है ये देखिए हमारी मीडिया 4 पापियों के इर्द गिर्द घूम रही है, या तो क्रिकेट, या फिल्म वाले, या राजनेता, या कारपोरेट सेक्टर। हमारी मीडिया को फुर्सत नहीं है धर्मांता फैलाने में, हिंदू मुसलमान करने में। हमारी मीडिया को खेत से, किसान से कोई सरोकार ही नहीं है। मीडिया के लिए ये एक शर्म की बात है कि फ्रांस का एक मशहूर चैनल है फ्रांस टीवी, जो कोविड-19 में यहाँ के हालात कवर करने के लिए आए हुए थे, वो इस घटना को कवर कर रहे हैं। लेकिन हमारी मीडिया किसान की आवाज़ नहीं पहुँचा रही है।
एक किसान मजबूर है अपनी इस पकी पकाई फसल को अपने ही ट्रैक्टर से रौंदने के लिए। शर्म की बात है। ये देश के हुक्मरानों तक पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये बात, लेकिन शर्म की बात है। खेती में किसानों को अक्सर घाटा उठाना पड़ता है, लेकिन जो किसान इसमें नया प्रयोग कर रहे हैं या आधुनिक खेती कर रहे हैं, उन्हें इस लॉकडाउन ने घाटे में डाल दिया है। महंगे दामों पर बिकने वाली ये रंगीन ब्रोकली और शिमला मिर्च, इन्हें उगा रहे हैं हरियाणा में जींद जिले के कंडेला गांव के किसान सोनू और पवन शर्मा। इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर खेती अपनाने वाले युवा किसानों के सामने लॉकडाउन ने समस्या खड़ी कर दी है कि इन रंग बिरंगी सब्जियों को आखिर कहां बेचें। वो मुझे रेट मिलना चाहिए था, वो मुझे एक्चुअली रेट मिल नहीं पा रहा है। और मेरे जैसे काफ़ी और भी फार्मर हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी क्रॉप्स लगाई हुई है, वेजिटेबल्स में भी या दूसरे टाइप में भी, पौध वगैरह में, फूल में, तो उनको ये सब जो रेट है वो मिल नहीं पा रहा है एक्चुअली। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर के जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, वो सब बंद है। तो ये मिर्चें लगनी वहीं पे थी, जो कलर वाली शिमला मिर्च है, वो गांव में तो कोई जानता नहीं है उनको। वो तो ये बोलते हैं जी खराब है, हम लेके नहीं जाते। तो इस करके रेट बहुत कम मिल रहा है हमें। 1 एकड़ में फैले नेट हाउस में ये युवा कई तरह की सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन जब किसान खेती में घाटे से परेशान हैं और युवा नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तब इन युवाओं ने आखिर नौकरी छोड़कर खेती को क्यों चुना। बाई प्रोफेशनल मतलब मैंने बीटेक किया हुआ मैकेनिकल से, और मैंने 10-12 साल तक जॉब भी करी है। उसके बाद फिर मेरे मन में आया कि मैं खेती की तरफ में जाऊं, क्योंकि आजकल जो युवा लड़के हैं या युवा जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो दिन भर में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन भी है, वो भी लाखों रुपए में कमा सकता है। तो खेती को मैंने चूज़ किया, बट मैंने नॉर्मल खेती की जगह पे मतलब सब्जियों की तरफ में अपना अट्रैक्शन लेके गया मैं। इसलिए हमने सोचा कि अपना एक ब्रांड बनाएं, लोगों के पास अच्छी से अच्छी सब्जी, जहर मुक्त खाना पहुंचाएं, और ताकि लोगों का स्वास्थ्य जो वो अच्छा हो और डॉक्टरों के पास कम से कम जाना पड़े। अंदर हम गोबर का खाद और अपना ये बायो एग्रो का है जलालपुरा में, वहाँ से जैविक खाद लेके आते हैं। इसके अलावा इसमें हम कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करते। लॉकडाउन की मुश्किलों से निपटने के लिए ये युवा किसान अब ऑनलाइन मार्केटिंग पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें अगर सरकार की मदद मिल जाए तो न केवल इन लोगों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि दूसरे युवाओं को भी खेती में नए प्रयोग करने की प्रेरणा मिल पाएगी। हरियाणा के जिंद से रोहतास भोला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। केंद्र सरकार भले ही मनरेगा का आवंटन बढ़ाने और किसानों को राहत देने के दावे कर रही हो, लेकिन विपक्षी दल इसे गरीबों और किसानों के साथ मजाक बता रहे हैं। मंगलवार को सीपीआई ने किसानों को आर्थिक मदद, मनरेगा के तहत हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को काम, मजदूरों को 10,000 रुपए भत्ता और राज्यों को वित्तीय मदद देने जैसी मांगों के साथ देश भर में प्रदर्शन किया। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि प्रवासी मजदूर लगातार मुश्किलों में फंसे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। It is nothing but 2% of GDP, but the government shamelessly claims it is 10% of GDP. Now what we witness today, the migrant laborers are passing through such a tragic life. On the roads they die, on the railway tracks they die out of hunger, out of exhaustion, and they are being crushed on the road and railway tracks. And the government is so ruthless and inhuman and not addressing their real concerns and grievances. So our party has taken up all these issues and decided to organize this protest. और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।